जनवरी का अंतिम महीना चल रहा था। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। लोग इस बार की ठंडी से परेशान हो गए थे। बस्ती के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर और कुछ लोग बिस्तर में पड़े रहते थे। मदन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ टूटी फूटी झोपड़ियों में बैठा था। रीता, अगर ठंड ऐसे ही रहा तो हम लोग इस ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। आप सही बोल रहे हो जी। इस बार की ठंडी हमारे लिए काल बनकर आई है। इस बार की ठंडी हमसे कैसे सहन होगी? किसी तरह हम सहन भी कर लेंगे, लेकिन हमारे 2 बच्चे ये ठंडी कैसे सहन कर पाएंगे? सुनिए जी, आज रात से ही राजू का तबीयत और खराब होता जा रहा है। पता नहीं इस बार की ठंडी क्या करेगी। प्रियंका, जो अभी 5 साल की थी, अपने भाई के पास बैठी हुई थी और अपने भाई के लिए परेशान थी। भगवान जी, आप हमारे बड़े भैया को जल्दी ठीक कर दो। भैया ऐसे चुपचाप लेटे हैं, किसी से बात भी नहीं करते। प्लीज भगवान जी, मेरे भैया को ठीक कर दो जल्दी से। प्रियंका इतना कहकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, हमारे पास खाने को है, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। और दूसरी तरफ भैया भी चुपचाप लेटे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। माँ, पापा, भैया नाराज हैं क्या, जो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं? रीता ने रसोई के कोने में जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी को बहुत तेज से भूख लगी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि अब मैं क्या करूं। सुनिए जी, प्रियंका को बहुत तेज से भूख लगी है और घर में एक दाना अन्न नहीं बचा है। क्या करें जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीता, किसी तरह प्रियंका को मना लो। कल बाजार जाकर मैं किसी तरह खाने का व्यवस्था करूंगा। कल सुबह खाना बनाऊंगी। अब सो जाओ बेटी प्रियंका। माँ, भूख बहुत तेज से लगी है, भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ भैया भी बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप लेटे हैं। मैं क्या करूं मेरी गुड़िया? किसी तरह आज रात काट लो, कल सुबह तेरे पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। किसी तरह प्रियंका को समझाकर रीता मदन के पास आती है और कहती है, सुनिए जी, हमारी गुड़िया भूख से व्याकुल हो रही है। बोल रही थी, मम्मी, मुझे भूख के कारण नींद नहीं आ रही है। रात काफी हो गई है, गांव में किसी से खाना भी मांगना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका सो गई है, चलो हम भी सो जाते हैं, कल सुबह कुछ व्यवस्था करेंगे। आप सो जाइए, मैं तब तक राजू के पास जाती हूँ, देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी है। जब सभी लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे तो कुछ देर बीतता है। दरवाजे पर मदन को एक आहट सुनाई दी। मदन दरवाजे के पास जाकर देखता है तो एक अजनबी मदन के दरवाजे के पास खड़ा था। वो अजनबी मदन से कहता है, भाई, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मैं आपके यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? मुझे अभी बहुत दूर जाना है। इतनी कड़ाके की ठंडी में अकेला जाना ठीक नहीं है। हम लोग खुद ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से आपकी मदद कैसे करेंगे? मेरा एक बड़ा बेटा बहुत बीमार है, हम घर भर बहुत परेशान हैं, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। भैया जी, मैंने सुना है गांव के लोग बहुत दयालु होते हैं। भले ही उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं रहता है, लेकिन दिल से बड़े धनवान होते हैं। मैं एक अजनबी हूँ, तो कृपया करके एक रात ठहरने का मौका दे दीजिए। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो अंदर आ जाओ। मदन ने फिर उसे अंदर बुला लिया। सीता ने जो एक मुट्ठी चावल और दाल रखी थी, सुबह बनाने के लिए वही चावल और दाल पकाकर उस अजनबी को खाने के लिए दे दी और वो आदमी चुपचाप खाता रहा और फिर बोला, तुमने आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बड़े भाई, मैं आपका ये एहसान किसी तरह जरूर चुकाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? एक तो बड़ा भाई कहते हो, ऊपर से एहसान चुकाने की बात करते हो। आज तुम हमारे घर पर ठहरे हो, इसलिए तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हुए और अपने कभी एहसान चुकाने की बात नहीं करते। नहीं भाई, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, लेकिन याद रखना, हर किसी पर भरोसा मत करना। सबसे पहले लोग भरोसा ही तोड़ते हैं। इस बस्ती में कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। गांव के बाहर जंगल के पास जो शिव मंदिर है, उस मंदिर के पीछे एक गुफा है। उस गुफा में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के हैं, लेकिन उस गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम उन सिक्कों को ला सकते हो तो जिससे तुम्हारी बहुत मदद हो सकती है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि इतनी सर्दी में तुमने मेरी मदद की है और मैं चाहता हूं कि तुम उन सिक्कों को वहां से ले आओ और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लो।
अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। रात बीतती है, अगली सुबह होती है और वह अजनबी मदन के झोपड़ी से चला जाता है। रीता, तुम्हें क्या लगता है जो इस आदमी ने कहा वह सत्य कह रहा था या फिर हमारे साथ मजाक करके चला गया? क्या उस आदमी के बातों में तुम्हें सच्चाई नजर आ रही है? मुझे तो नहीं लगता है कि उस अजनबी के बातों में जरा सा भी सच्चाई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह खुद जाकर वहां से उन सिक्कों को निकाल सकता था। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है। बेटा, ये लो चद्दर और तुम अभी सो जाओ। सुबह का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, और अपने भाई को भी इससे ढक लेना। बेटी जाओ, अभी तुम सो जाओ। मैं काम पर जा रहा हूँ, काम से लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सी चीज खाने के लिए लाऊंगा। सच में पापा? हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब जाओ, जल्दी से सो जाओ और अपने भाई का भी ध्यान रखना। पापा, मेरे लिए दाल चावल और बहुत सारी चीजें लाना, क्योंकि मुझे रात से ही बहुत तेज से भूख लगी है। और कुछ देर बाद मदन काम की तलाश में निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद मदन देखता है कि लोग काम कर रहे हैं। मदन भी उनके पास जाता है और वहां के मालिक से कहता है, साहब मुझे काम पर रख लीजिए, बहुत परेशान हूँ, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं तुझे काम नहीं दे सकता, तू इतना कमजोर है, तुझसे कोई काम भी तो नहीं होगा, तुझे बेवजह ही दिहाड़ी देना पड़ेगा। जा, मैं तुझे काम नहीं दे सकता, चल भाग यहाँ से तू। मालिक ऐसा मत करिए, मुझ पर रहम करिए, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। गरीब पर रहम करिए मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ काम में जरा सा भी लापरवाही नहीं होगा। मालिक, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, मेरा बड़ा बेटा बीमार है, उसका इलाज कराना है। अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। तभी वहां पर बड़े मालिक आ जाते हैं। हर्ष, ये क्या है? मैं देख रहा हूं कि तुम काफी देर से इससे बहस कर रहे हो। मालिक, ये काम की तलाश में आया है, मैं इसे मना कर रहा हूं, लेकिन जिद कर रहा है कि काम पर रख लीजिए, नहीं तो बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। बड़े मालिक, कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए, मेरे घर में सब भूखे हैं और ना हमारे पास खाने को कुछ है और ना ही पहनने को, और घर में ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। ये लोग कुछ पैसे और जाओ तुम यहाँ से, तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। मदन चुपचाप वहां से चला जाता है। मदन ने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही मिली। ठंड और भूख से बेहाल मदन एक सुनसान इलाका में पहुंचा। तभी कुछ दूर जाने के बाद मदन को शिव मंदिर दिखाई दी, जिसकी बात उस अजनबी ने उसे की थी। मंदिर के पास बैठा